इस वीडियो में जो हमें चैप्टर कवर करना है वह हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक, इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये यूनिट आपकी जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमारी यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि 12 नंबर की होल्ड करती है, ये उस यूनिट का सेकेंड चैप्टर होता है। इसके अंदर हमें मोस्टली 2 या 3 टॉपिक ही कवर करने हैं, ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर कवर नहीं करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है वो हमें कवर करना है मल्टीप्लायर कि मल्टीप्लायर की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मल्टीप्लायर होता क्या है। तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ये रेशियो होता है ऑफ किसका, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिख के आना। ठीक, तो ये रेशियो होता है किसका, चेंज इन इनकम का और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली अगर हम बात करें, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड resulting इंक्रीमेंट इन इनकम। मतलब मल्टीप्लायर जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है हमें किसके बीच में, इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया उसकी वजह से इनकम में कितना इंक्रीज़ आया, ये इस चीज़ का रिलेशनशिप हमें शो करता है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर को हम के से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका जो आपका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक, टाइम्स में आता है। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर की हमें वर्किंग पढ़नी है कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़नी है। देखो इस चीज़ को यहाँ समझना पड़ेगा, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। जैसे कि मान लो एक प्रोड्यूसर है, ठीक, उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई 100 करोड़ की। ठीक, 100 करोड़ रुपए, मतलब उसने क्या किया, इन्वेस्ट करे। अब प्रोड्यूसर 100 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेगा, मशीन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या हम कह सकते हैं इस रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा, या फिर इक्विपमेंट परचेज़ करेगा। तो प्रोड्यूसर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब मान लो प्रोड्यूसर ने ये 100 करोड़ की सारी चीज़ें जो खरीदी वो किससे खरीदी, रामू नाम के वेंडर से खरीदी। अब तो मुझे यहाँ बताओ, प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए तो रामू से खरीदी, तो रामू की यहाँ पे इनकम कितनी, 100 करोड़। ऑब्वियस सी बात है, रामू की कितनी इनकम हो गई, 100 करोड़ हो गई। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से देखो इनकम में चेंज आया। एक इंसान का जो खर्चा है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट उसके लिए खर्चा है, तो एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम बनता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, अपने संग भी अप्लाई करके देख लेना। जब भी हम कभी पैसे खर्च करते हैं किसी दुकान पर जाके तो वो हमारे लिए खर्चा होता है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए क्या होती है, वो इनकम कंसिडर की जाती है। अब हमें पता है कि हमारे देश में इनकम के 2 हिस्से होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं। हम इनकम में से कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हम मान लेते हैं हमारे देश में एमपीसी जो है वो 80% है, मतलब 0.8 है। कैसे निकाला, तो 80% का मतलब हो गया 80/100, हटेगा 100 लग जाएगा, 0 से 0 गया तो ये से आप सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट हुई वो जो एमपीसी है, मतलब कंजप्शन होता है, वो 80% होता है इनकम का। तो यानी कि रामू क्या करेगा, रामू इस 100 रुपये में से 20 रुपये सेव कर देगा और 80 रुपये क्या कर देगा, खर्च कर देगा नहीं कर देगा।
अब मान लो रामू ने ये 100 रुपये मान लेते हैं, 100 करोड़ से 100 रुपये कंसिडर कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो रामू ने ये 80 रुपये मान लो कहीं पे भी खर्च करे, किसी XYZ से कोई चीज़ खरीदने में ये 80 रुपये इसने खर्च करे। तो अब ये 80 रुपये जो इसका खर्चा है, ये इस XYZ की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब हमें पता है इनकम का 20%, मतलब 80 का 20% 16 रुपये ये इंसान सेव कर देगा, और इसमें से 64 रुपीज़ ये फिर से खर्च कर देगा। कर देगा, नहीं कर देगा। अब ये जो खर्चा होगा ये फिर किसी तीसरे इंसान की इनकम बन जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये सेविंग्स जितनी होंगी, इन सब सेविंग्स को मिला के 100 नहीं बन जाता। मतलब ये सारी सेविंग्स जब 100 के बराबर हो जाएंगी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। क्या रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज देखने को मिला, वैसे ही इसकी इनकम में चेंज आया। यहाँ पे इसकी इनकम में चेंज आया, आया नहीं आया? ठीक। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इनकम में चेंज आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ आती है। अब वर्किंग वहाँ पे ऐसे करके तो शो करनी नहीं है डायग्रामेटिकली, ठीक, वैसे नहीं करनी होती है, कर दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलते हैं इस वर्किंग को टेबल के थ्रू आपको शो करना होता है। अब टेबल क्या बनानी होती है? तो टेबल में हम एक तरफ राउंड्स ले लेते हैं, एक तरफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, एक तरफ इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आएगा, इनकम का कुछ हिस्सा कंजप्शन में चला जाएगा तो चेंज इन कंजप्शन, और कंजप्शन के अलावा जो इनकम का हिस्सा बचेगा वो हमारा सेविंग्स में चला जाएगा। तो ये हम ऐसे करके एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आपको दे दी जाए, तो आपको बनानी आनी चाहिए। फिगर्स कोई सी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे देश में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई। तो हम इसे नाम दे देते हैं राउंड 1। राउंड 1 में 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई। ये 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट किसी इंसान के लिए इनकम बन गई, तो इनकम में 100 रुपये का चेंज आया। अब हम सपोज करके चल रहे हैं हमारे देश में MPC 80% है, मतलब इसमें से 80 रुपये कंज्यूम हो जाएंगे और 20 सेव हो जाएंगे। हमें पता है ये 80 रुपये जो खर्च हुए ये किसी ना किसी दूसरे इंसान की इनकम बन जाएगी। वहीं पे यहाँ पे राउंड 2 शुरू हो जाएगा। अब इसकी 80 रुपये इनकम हुई तो ये 80 में से 80% मतलब 64 रुपीज़ खर्च कर देगा और 16 रुपये सेव कर लेगा। ये 64 रुपीज़ फिर किसी इंसान की इनकम बन जाएगी। ये इंसान इस 64 रुपीज़ में से अगर मैं बात करूं 12.8 जो है वो सेव कर देगा, और 51.2 जो है वो अगर हम बात करें तो खर्च कर देगा। फिर ये नेक्स्ट राउंड में, राउंड 4 में किसी और की इनकम बन जाएगी, लेकिन हमें ऐसे करके दिखाना नहीं है इतना। बस इसको करने के बाद आप ये कर सकते हो, अगर 2 ही राउंड भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बस आप यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हम, ठीक। ये प्रोसेस रुकेगा कब? ये प्रोसेस तब रुक जाएगा जब ये इनकम हमारी चेंज इन सेविंग्स हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएंगी, तब ये प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 की आई। अब इन दोनों कॉलम्स को भरना होता है। तो ये दोनों कॉलम्स कैसे बन जाते हैं? देखो हमें पता है K का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक। डेल्टा आई तो मेरे पास है कितना, 100। डेल्टा वाई नहीं है, इनकम में टोटल कितना चेंज आया क्या पता है? ऐसे करके जोड़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक। क्या पता कितना आएगा, हम नहीं पता लगा सकते, तो कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए K का एक फॉर्मूला और होता है, K = 1/1 - MPC, ठीक। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे अपना, तो 1/1 - MPC कितना है, 80%, मतलब 0.8, तो 1/0.2 बचा, ठीक। 1.0 में से, ठीक है, 0 में से 0.80 माइनस किया तो 0.20 बचा, मतलब 0.2 बचा। 0 लगाया, यहाँ 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो 5, तो ये आ गया 5। तो K हमें 5 टाइम्स मिल गया। अब हम यहाँ पे 5 डाल लेंगे और डेल्टा वाई निकाल लेंगे, इसको 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। मतलब 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कितने गुना हो गई, 5 गुना हो गई और 500 रुपये में कन्वर्ट हो गई, इनकम में कन्वर्ट हो गई। अब 500 में से जब 100 रुपये सेव हो गए तो कंज्यूम कितने करे होंगे, 400 रुपये खर्च कर दिए होंगे, तो वो 400 हमारा यहाँ आ जाता है। तो ये मल्टीप्लायर की वर्किंग होती है, ये आपको ऐसे ही शो करनी होती है। इसको आपको पॉइंट्स में लिखना भी होता है, लिख के दिखाना होता है। क्या क्या लिख के दिखाना होता है, तो 4 पॉइंट मेन लिखने होते हैं। पहला कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि MPC 0.8 है और हम मान रहे हैं कि देश में हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसे कहा जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि हमारे देश में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ की है या 100 रुपये की है। ठीक, अगर हम बात करें इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम होगा 100 करोड़ से। इनिशियली अगर हम देखें इट विल लीड टू, ये लीड करेगा किसको, इंक्रीज इन इनकम, इससे 100 रुपये की इनकम बन जाएगी। एंड व्हेन MPC 0.8, जब MPC 0.8 है तो उसमें से 80 रुपये खर्च हो जाएंगे कंजप्शन के ऊपर और 20 रुपये सेव कर दी जाएंगे, और ये 80 रुपये जो खर्च हुए वो राउंड 2 में किसी दूसरे इंसान की इनकम बन जाएगी। ठीक, आउट और फिर उसमें इन 80 रुपये में से वो दूसरा इंसान 64 रुपये खर्च कर देगा और 16 रुपये सेव कर लेगा, वो तीसरे इंसान की राउंड 3 में इनकम बन जाएगी। ये बात लिखनी है। ये प्रोसेस फिर तब तक चलता जाएगा जब तक इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन सेविंग्स के बराबर नहीं हो जाता। ये 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, उसके बाद ये टेबल आपको शो करनी होती है एग्जाम में, बस। और ये वर्किंग दिखा देनी होती है। तो मल्टीप्लायर में यही होता है। इसके अलावा और भी कुछ आता है इस टॉपिक से। हाँ, इस टॉपिक से आ जाता है एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक, के, MPC और MPS। अभी पढ़ा ना हमने, यहाँ पे के का एक फॉर्मूला बन गया 1/MPC, ऐसे ही के का एक फॉर्मूला और होता है 1/MPS। ठीक, तो ये के का एक फॉर्मूला होता है। अब तो इसके बीच का रिलेशन सीखना है हमें। ठीक, के और MPC के बीच में और के और MPS के बीच में, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन सीखना होता है। ये MCQs में मोस्टली पूछने के चांसेस हैं, या फिर 3 नंबर से सेपरेट भी पूछा जा सकता है। तो के और MPC के बीच का अगर रिलेशन पूछेगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और के और MPS के बीच में रिलेशन पूछेगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू 1/MPS। अब अच्छा, एक बात हमें पता है, MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में आती है हमेशा, और MPS की वैल्यू भी हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ MPC ले लेता हूँ अपने मन से, जैसे 0, 0.2, 0.5, 0.8 और 1। ठीक, अब इस MPC की मदद से क्या के निकाला जा सकता है? ऐसे ही यहाँ पे भी सेम हम MPS ले लेते हैं, 0, ठीक है, 0.2, 0.5, 0.8 और 1। तो क्या MPC की मदद से हमारा के निकाला जा सकता है और MPS की मदद से के निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। कैसे? जैसे MPC 0 है तो 1/1 माइनस 0, यानी कि 1/1, के की वैल्यू 1। ये है 1, अब ये कर लो 1/1 माइनस 0.2, इसका मतलब 1/0.8, पॉइंट हटाया 0 तो 10 आ गया। 8 के टेबल में 8 बन जा 1.25 आ जाएगा। ये इसे सॉल्व करोगे। ऐसे ही ये है, तो इसके लिए 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 ये लगा, तो ये आ गया आपका, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। ऐसे ही 0.8 लगाएंगे, 1/1 माइनस 0.8, तो 1/0.2, पॉइंट लगाया 0 तो 5 आ जाएगा। और अगर 1 लगाओगे तो 1/1 माइनस 1, तो 1/0, तो इन्फिनिटी, कुछ आंसर ही नहीं मिलेगा। 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करने पे आंसर नहीं मिलेगा, तो इन्फिनिटी। ऐसे ही MPS की वैल्यू निकालें तो k इज इक्वल टू 1/0, तो इन्फिनिटी आएगा। 1/0.2, पॉइंट हटाया 0, 5, 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 तो 5, 2 जा तो 2, 1/0.8, पॉइंट हटाया 0 तो 1.25, तो 1/1, तो इसका आ जाएगा 1। तो देखो अब ये टेबल बन गई हमारी इस तरीके से। अब अगर आप तुम ध्यान से देखो,
MPC 0 से 0.2, 0.5, 0.8, 1, तो MPC क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मल्टीप्लायर 1.5, 1.25, 2, 5 इन्फिनिटी, ये भी इंक्रीज कर रहा है। MPS भी सेम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे के जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं MPC और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और के और MPS के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक, ये चीज़ पता लगी। और क्या पता चला, और इससे एक बात पता चली कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक, ऐसे ही MPC की अगर हम बात करें तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 हो सकती है। ऐसी सेम MPS की हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप पूछ लेता है 3 नंबर में। इसके बाद अगला टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, 6 नंबर में मल्टीप्लायर ध्यान रखना, जो हमने स्टार्ट किया था ये मल्टीप्लायर, ये एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। अब जो है इससे दूसरा टॉपिक वो भी हमारा 6 नंबर का ही निकल के आता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, मतलब यहाँ समझ लो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकाला जाएगा। मतलब ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन करें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये हमारे को इसमें सिखाया जाएगा। अब इसको सीखने के लिए हमें 2 अप्रोचेस पढ़नी है। अगर पहली आ गई तो दूसरी अपने आप आ गई। पहली अप्रोच का नाम है ADAS अप्रोच। ये कीन्स ने दी थी, ये ध्यान रखना। ये हमारे कीन्स हुआ करते थे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने दी थी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आपकी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, JN कीन्स के नाम की द्वारा ही बनाई गई है। तो पहली अप्रोच है ADAS अप्रोच। अब इस अप्रोच में हम कुछ बातों को मान के चलते हैं। जैसे हम कुछ बातें अज्यूम करके चलते हैं, कुछ बातों को अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? पहली अजम्पशन होती है प्राइस लेवल इज़ फिक्स्ड। इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल फिक्स्ड है। इकोनॉमी इज़ क्लोज्ड, इकोनॉमी क्लोज्ड है। नो गवर्नमेंट, देश के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है। और एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन ओनली, मतलब खाली कुछ समय में, छोटे समय के लिए ही इसको अप्लाई किया सकता है। लंबे समय के लिए इसको अप्लाई लॉन्ग रन में नहीं किया जा सकता है। तो ये अजम्पशंस ध्यान रखनी होती हैं। अब ADAS अप्रोच कहती क्या है? तो अजम्पशंस लिखने के बाद अगर 6 नंबर में आएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइन, वो निकाला जाएगा बाय द पॉइंट, इज डिटरमाइन बाय द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब ADAS अप्रोच में कीन्स ने कहा था कि देश का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तब निकल के आएगा जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ और देख लो, AD इज इक्वल टू AS होता है, ये कह रहे हैं।
अगर ए डी ए एस के बराबर है, अभी तो पता नहीं कि है नहीं है, देखेंगे इसको प्रूफ करके देखेंगे कि है या नहीं है। ठीक, तो ए डी को हम लिखते हैं सी प्लस आई और ए एस को लिखते हैं वाई। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक, तो अब इस चीज़ को कीन्स ने प्रूफ कैसे किया? कीन्स ने ये बात तो कह दी, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है ये साबित भी तो करना पड़ेगा। तो इसको साबित करने के लिए कीन्स ने क्या करा? इसको साबित करने के लिए कीन्स ने जो है बताया कि इनकम 100, 200, 300, 400, 500 और 600। यहाँ कंजप्शन ले लेते हैं 60, 130, 200, 270, 340, 410, 490। ठीक है, तो कीन्स ने कहा ए डी ए एस जहाँ पे बराबर होंगे, तो ए डी ए एस देख लेते हैं कहाँ बराबर आएंगे। ए डी ए एस निकालना हम पिछले चैप्टर में सीख आए थे, तो उसी के बेसिस पे करते हैं। सेविंग्स कितनी होंगी? -60। ठीक है हमारी। इसके अलावा -30, 0, 60, सॉरी 30, 60, 90, 120। $480 आएगा। ये 70 से तो बढ़ रहा है। ठीक, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, मतलब कंजप्शन वाला वही है कि ये कर्व कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, हमने पिछली वीडियो में एडीएस में कवर कर लिया था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमें पता है ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर होती है, तो 60, 60, 60, 60, 60 और 60। इसके अलावा हमें क्या निकालना है? हम निकाल लेते हैं ए डी और ए एस। ठीक, ए डी ए एस निकाल लेते हैं। लाइन टेढ़ी हो गई, खैर कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। ठीक, तो ए डी ए एस निकालते हैं। ए डी निकालने का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, ए एस निकालने का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट 120, 190, 260, 330, 400, 470 और 540। ठीक, ए एस अगर हम निकालें तो सी प्लस एस 60 + -60 0, 100, 200, 300, 340 + 60 400, 410 + 90 500, 480 + 120 600। तो ये ए डी एस निकल के आ गया। तो अब कीन्स की बात देखते हैं कितनी सही है। कीन्स का कहना था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तब निकल के आएगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। देखो कहीं पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं? हाँ हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और आउटपुट निकल के आ जाता है हमारा। ठीक, हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो ये तो कीन्स से साबित कर दिया। अब कीन्स का कहना था कि अगर देश के अंदर ऐसा नहीं होगा तो क्या सिचुएशन होगी? तो देश के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी या ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से पहले जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के नीचे जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। ए डी ए एस से ज़्यादा है तो इसका मतलब देश के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, या मैं कह सकता हूँ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। ए डी ए एस से कम है तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है या फिर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है हमारे देश के अंदर। ठीक, तो ये होता है। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? अगर देश के अंदर एडी जो है एएस से ज़्यादा है तो इसे कैसे सही किया जाए? तो अगर ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर है और हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। क्या काम करने पड़ते हैं? तो उसी को आपको निकालना पड़ता है। कभी कभी ये सेपरेटली 4 मार्क्स में 4-4 नंबर में पूछ लेता है, तो 4-4 पॉइंट लिखने होते हैं।
क्या क्या लिखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखते हैं कि व्हेन एडी इज़ ग्रेटर देन एएस, जब एडी एएस से ज़्यादा होगी तो वो हमारी एक्सेस डिमांड होगी। अब खुद सोचो एक्सेस डिमांड से तुम्हें क्या नुकसान है। मतलब तुम जो हो अपने आप सोच के देखो, तुम खाली जो हो यहाँ सिचुएशन ले लो, तुमने 100 डब्बे बना रखे हैं, कस्टमर आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे 190 डब्बे चाहिए, तो तुमने 100 दे दोगे। तो तुम्हें कुछ यहाँ कुछ क्या लग रहा है, तो देखा जाए तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किस चीज़ का नुकसान हो रहा है एज अ प्रोड्यूसर, ये 90 यूनिट्स जो तुम इसे नहीं बेच पाए, इसका तुम्हें नुकसान हुआ नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर, इसमें हम दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे कि ड्यू टू एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा, उसकी इन्वेंट्री मतलब कम पड़ जाएगी। अब इस लॉस को बचने के लिए तुम आगे क्या करोगे, तुमने देखा जब ठीक, तुमने देखा क्या, अब 190 की डिमांड आ रही, तुमने 100 बनाए थे, तो तुम क्या करोगे, अब इस बार 200 यूनिट्स बनाओगे ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके, लॉस ना हो। प्रोडक्शन बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो यहाँ टू अवॉइड दिस लॉस हम लिखेंगे, इस लॉस से बचने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, 260 की डिमांड आ जाएगी, फिर तुम बढ़ा दोगे दोबारा 300, फिर 330 की आ गई, फिर तुम 400 कर दोगे प्रोडक्शन। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब प्रोडक्शन प्रोड्यूसर तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आ जाती है। ऐसे ही दूसरे में अगर ये पूछ लें कि एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर लिखेंगे हम इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहलाती है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से उसका स्टॉक जो है वो नहीं बिक रहा है। ठीक, उसका स्टॉक बिक नहीं रहा है। ठीक, टू अवॉइड दिस लॉस, इस लॉस को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम करेगा। जैसे देखो 600 उसने बनाए, तुमने बनाए, डिमांड आई 540 की, तो 60 का नुकसान। तुमने फिर 500 बनाए, क्यों बनाए 500, प्रोडक्शन कम क्यों करा, प्रोडक्शन तुमने इसलिए कम करा क्योंकि तुम्हें पता है पिछली बार के ही 60 बचे हुए हैं मुझ पर, 500 बना लेता हूँ, 560 हो जाएंगे, हद से हद 540 की डिमांड आएगी तो वो मैं कवर कर लूँगा। ठीक, लेकिन इस बार 470 की डिमांड आई, तो 30 इस बार ही बच गए, 90 हो गए। तो अब अगली बार तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन को और कम करोगे। ठीक, और ये प्रोडक्शन हम कब तक कम करते रहेंगे, ये प्रोडक्शन हम तब तक कम करते रहेंगे जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तक या इनकम और आउटपुट तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक, तो हम तब तक कम करते रहेंगे। तो यही 4 पॉइंट इनमें लिखने होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ होता है, हाँ, इसके अलावा हो सकता है कि वो आपसे कर्व बनवा ले, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, यहाँ एडी एएस, यहाँ इनकम ले लेते हैं। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड का कर्व थोड़ा आगे से निकलता है, मेरी लाइन टेढ़ी है वाई एक्सिस की, स्केल से बनाना एग्जाम में सीधी बनेगी। तो ऐसे करके हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन जाएगा। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 45 डिग्री पे होता है, तो ये बन गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ई है जहाँ पे ए डी ए एस के बराबर है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ए डी ज़्यादा है ए एस से, ए डी ऊपर है ए एस नीचे है, यहाँ ए एस ऊपर है ए डी नीचे है, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है किससे, एग्रीगेट डिमांड से हमारी। ठीक, तो ये इस चीज़ को बताती है। और अगर हम बात करें आउटपुट, तो ये जो हमारा यहाँ निकल के आएगा, यहाँ पे जो ये क्यू निकल के आएगा, ये क्यू होगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे 400 और ये 400। ठीक, तो ये हमारा इसमें पूछता है एडी एएस अप्रोच के अंदर आपको इतना लिखना होता है। ठीक है, मतलब इसके 4 पॉइंट्स और लिखने होते हैं, आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप इतना करके आते हैं। ठीक, तो एक अप्रोच इसमें ये होती है। दूसरी अप्रोच जो हमें इसमें सीखनी होती है वो सीखनी होती है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग अप्रोच। ये अप्रोच भी अगर मैं बात करूँ तो इसी से निकल के आती है जो आप ऊपर अभी अप्रोच पढ़ के आए। कैसे निकल के आती है, देखो कैसे निकल के आती है।
अगर मैं इसमें से ए डी और ए एस का कॉलम गायब कर दूँ, इतनी टेबल बना लूँ, तो मेरी ये हो जाएगी क्या, हमारी वो हो जाएगी हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का टेबल हो जाएगी। मतलब क्या क्या लिखना है, अजम्पशंस की बात करें सबसे पहले तो अजम्पशन सेम रहेंगी जो हमारी ए डी ए एस अप्रोच में थी। इसके अलावा बात करें एक्सप्लेनेशन वही है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट तब निकल के आएगा जब इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स के बराबर होगी। अब ये एक्सप्लेनेशन देना था इसका। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बाद और क्या करना होता है, इसके एक्सप्लेनेशन के बाद ये हो गया, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव भी करना होता है। जैसे ये कैसे बनती है, तो देखो तो हमने पढ़ा ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है। ए डी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, ए एस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। अब मैं इस वाले सी को इधर ले जाऊँ, इज इक्वल टू, तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एस। इस सी से सी कट गया तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स निकल गया, आ गई। तो ये हमारा, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे करके शो कर सकते हैं। अगर करना चाहो, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको फिर शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल वही इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। फिर आपका कंजप्शन 60, 130, 200, 270, 340, 410 और 480। मतलब कंजप्शन सेम यूनिट से बढ़ेगा, जैसे हमने पढ़ा था। इसके बाद मैं सेविंग्स लिख लेता हूँ, -60, -30, 0, 30, 60, 90, 120। अब इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 60, 60, 60, 60, 60, 60 और 60। बस यहीं पर रुक जाना है, और कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर तुम पिछले में देखोगे तो ये भी वही सेम लाइन है, यहाँ पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर थे। ठीक, तो देखो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम तब निकल के आ जाएगा जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये सिचुएशन किस चीज़ को सिग्निफाई करेंगे, ये सिग्निफाई करेंगे कौन सर, ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एस को, क्योंकि वहाँ पे यही सिचुएशन निकल के आ रही थी, ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एस। लेकिन अप्रोच चेंज है तो इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग्स। यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी सेविंग्स से ज़्यादा है। तो ये हिस्सा शो करता है कि सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, की सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट से कम है। और ये हिस्सा देखोगे तो ये हिस्सा आपका शो कर रहा है कि सेविंग्स इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें ये चीज़ होती है हमारी। इसमें हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं लगाते हैं, लगाना उसी को है लेकिन थोड़े उल्टे तरीके से लगेगा। अब इसके बाद वही, अब अगर ये है तो इसके भी हमें 4 पॉइंट लिखने होते हैं, और ये है तो इसके भी 4 पॉइंट लिखने होते हैं, और इसके अलावा कर्व बनाना होता है। कर्व यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक, तो सेविंग का कर्व याद ही होगा, नीचे से निकलता था, तो आपको सेविंग्स का कर्व बनाना है। यहाँ पे हम सेविंग लेंगे और इन्वेस्टमेंट लेंगे, यहाँ पे हम इनकम लेंगे। ये हमारा ज़ीरो हो गया। हमें पता है सेविंग्स हमारी नीचे से निकलती हैं, तो हम सेविंग्स को ऐसे करके निकाल देंगे, ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट हमें पता है हमारी कंजप्शन के बराबर होती है। जब कंजप्शन अगर यहाँ से शुरू होगा तो इन्वेस्टमेंट का कर्व भी यहीं से शुरू होगा, तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट का कर्व। ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे सेविंग जो है वो ज़ीरो है, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे सेविंग्स जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। तो इसका इतना कर्व बन जाता है, बस और कुछ नहीं है। मतलब सेविंग का कर्व जो आपने बनाना सीखा था वो और इन्वेस्टमेंट का कर्व बना देना होता है।
अब इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट लिखने होते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये लिखना होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब मीन्स हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, कि हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एंड सेविंग लेस, और कम सेविंग कर रहे हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से, इसमें लिखेंगे नहीं, कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, जो इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, इन्वेंट्री कम पड़ जा रही है प्रोड्यूसर की, मतलब प्रोड्यूसर का जो सप्लाई है वो कम पड़ जा रही है, सप्लाई की जगह इन्वेंट्री फॉल्स बिलो द डिज़ायर्ड लेवल। मतलब जो प्रोड्यूसर ने सोचा था कि यहाँ पे हमारी जो इन्वेंट्री है वो 100 यूनिट बिकनी चाहिए, लेकिन डिमांड आ रही है 90 की, तो इन्वेंट्री उसकी कम पड़ जा रही है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब तीसरा पॉइंट, इन्वेंट्री को सही लेवल पे लाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहाँ आगे लिखेंगे हम, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक, टिल, कब तक, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर निकल के नहीं आ जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा कहाँ पे, पॉइंट ई पे। अगर आप ई दिखाना चाहो तो इसको पॉइंट ई के तौर पे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं हो जाता। ठीक, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, तो आप ये भी लिख सकते हो कि इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा प्रोड्यूसर तो लोगों को हायर करेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें मतलब क्या है, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है मीन्स हाउस होल्ड, शॉर्ट में लिखेंगे अब, हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर, हाउस होल्ड कम कंज्यूम कर रहे हैं और सेव ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, ये सिचुएशन है। दूसरा, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेंट्री, ठीक, अराइजेज अबव द डिज़ायर्ड लेवल, मतलब खर्चा कम हो रहा है, डिमांड कम आ रही है और इन्वेंट्री हमारी लेफ्ट आउट हो जा रही है, बच जा रही है, राइज हो जा रही है, मतलब डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा बच रही है, जितने की हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा बच रही है। ठीक, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक। अब अनवांटेड स्टॉक का मतलब, जैसे यहाँ पे ही देखो, तुम्हारी डिमांड 540 की आई, 600 की है, 60 के तुम्हारे पास बच गए। अब इस 60 के स्टॉक को तुम बेचने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे? ठीक, इसको आगे के लिए या फिर आगे प्रोडक्शन कम करोगे, ठीक, ताकि आगे ये बिक जाए। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, प्रोड्यूसर रिड्यूस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देगा। अनटिल, कब तक कम कर देगा, अनटिल सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जब तक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती। दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, प्रोडक्शन कम होगा, मतलब भैया लेबरों को नौकरी से निकाला जाएगा, तभी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो उससे भैया अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर फैलेगा। ठीक, तो ये होते हैं हमारे इसके अंदर। अगर हम बात करें, दो ही अप्रोच होती हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है पूछने लायक। बस हाँ, कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं लिखवा देता हूँ ये, लेकिन अप्लाई तभी होंगे जब क्वेश्चन के अंदर इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम वर्ड लिख के आएगा, या ये लिख के आएगा कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि AD AS के बराबर होता है। AD का फॉर्मूला होता है C+S, और AS को हम कहते हैं Y। कहते हैं नहीं कहते हैं भाई, ठीक, होता ही नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसको अभी ये तो होता है, हमें पता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, Y = C+I। अब मुझे पता है कि C का जो होता है एक फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY, तो मैं इस C की जगह ये हिस्सा लिख दूँ, Y = C बार प्लस BY प्लस I, तो एक फार्मूला ये मिल जाता है इनकम निकालने का। दूसरा फार्मूला, हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे
इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सेविंग्स के बराबर होती है। और हमें ये भी पता है कि सेविंग्स का फॉर्मूला होता है -C⁻+ 1 - BY। तो सेविंग्स की जगह क्या हम ये नहीं लगा सकते, -C⁻+ Y 1 - B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो एक फार्मूला ये निकल के आ जाता है। तीसरा एक फार्मूला होता है इनकम निकालने का, और A/MPS। यहाँ पे A का मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। अब A निकलेगा कैसे, A निकालने के लिए C+I, मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इससे हमारा ये एक फार्मूला ये हो जाता है। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं और अप्लाई करने हैं। इस बुक में क्वेश्चंस दे रखे होंगे न्यूमेरिकल के, उस पर अप्लाई करके देखना। तो इस चैप्टर में खाली इतना ही है और कुछ नहीं है।